सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इंतखाबात क्या मरहले में दाखिल हो चुकी है। हर रोज़ सियासी जोड़ तोड़, इंतखाबी इत्तेहाद, सियासी मुलाकातों से खबरों का बाजार गर्म है। जलसे जुलूस, पार्टी मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशंस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। सियासी गहमा गहमी, इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और इसी सियासी माहौल में आज अदालत से भी इंतहाई अहम खबर आई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया रेफरेंस केस में भी बरी हो गए और इसी के साथ ये उम्मीद भी की जा रही है कि अब नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आ जाएगी। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के मुल्तान डिवीजन से टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तरक्की करता मुआशरा और खुशहाल पाकिस्तान बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। ज़ाती तरक्की के लिए नहीं बल्कि अवामी फलाह के लिए जिद्दोजहद करना होगी। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। दुनिया बहुत आगे चली गई है। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी। मजदूर खुश था, किसान खुश था, महंगाई नहीं थी, बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था। मोटरवेज बन रही थी। मुखालिफिन हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं। सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। जी, तो सुना आपने। और उधर पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम का एक और उम्मीदवार भी सामने आ गया है। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो मैं भी वजीर आजम हो सकता हूँ। जरदारी साहब ने बात किस अंदाज में की, जरा सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा। जी, तो जरदारी साहब ने तो वज़ीर आज़म बनने का इंदिया दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल तंज किए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा आबिद शर अली का कहना है कि नवाज शरीफ मिसाके जमहूरियत को फॉलो कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी जितने बड़े जलसे करती है उतने तो हमारे सुई गैस के इफ्तिताह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ज़रा सुनिए का क्या कह रहे हैं आबिद शर अली साहब। जी, तो ये इस टाइम पे हालात हैं और ये तमाम जो सूरत हाल है आपके सामने, लेकिन ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करे, किस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। राजा रियाज साहब, सबसे पहले अल अजीज़िया रेफरेंस केस में जो नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये झूठे मुकदमे हैं, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है और ये एक साजिश हुई थी। अच्छा। 2017 में और इमरान खान को लाने के लिए ये मियां नवाज शरीफ साहब पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन्हें जजों को मैनेज करके ब्लैकमेल करके सजाएं दिलवाई गई और सिर्फ उनको सियासत से आउट करने के लिए, उनकी वज़ीर आज़म की के लिए ये एक बड़ी साजिश थी जिससे मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचा, मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान पहुंचा और मियां नवाज शरीफ ने बेगुनाह जेल में जो दिन गुजारे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज उन बेगुनाह जो जेल के दिन हैं उनका कौन जिम्मेदार है और उसके जो जिम्मेदार हैं वो सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है राजा रियाज साहब, जैसा कि आपने इसको साजिश करार दिया, तो आज के फैसले के बाद अब नैब की शफाफियत पर एक बार फिर से कई सवालात उठ गए। कोई एक सवाल नहीं उठा। एवनफील्ड केस के बाद मुझे याद है नून लीग की जानिब से कहा गया था कि हम अपने मंशूर में नैब को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो अगर नून लीग की हुकूमत आ गई तो नैब का जो मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा? जैसे कि आपने कहा इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर इसका मुस्तकबिल हम नहीं समझें। सारी पार्टियों में एक चीज़ पर सब मुत्तहिद हैं कि नैब में पिछले अरसा दराज से बहुत सी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और बहुत से लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। साफ तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सियासतदानों का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स, ये सबका होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक साजिश करके, एक प्लान करके किसी पर झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये नैब के जरिए बहुत से झूठे मुकदमे बनाए गए, बहुत से सियासी रहनुमाओं के खिलाफ, और उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उनको सियासत से आउट किया गया। ये एक बहुत गलत चीज है जो पाकिस्तान में नैब के थ्रू कराई जा रही है, नैब के थ्रू होती है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ वो कम है।
और इसको रीबिल्ड ठीक होना है। चाहिए। ये नहीं हम कहते कि इत्तेसाब ना हो, इत्तेसाब होना चाहिए, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। अगर एक बंदे ने करप्शन की है तो उसको जरूर सजा मिलनी ठीक चाहिए, है। लेकिन बुनियाद झूठे जैली साजिश करके सियासतदानों को सियासत से आउट करने के लिए वो जो हरकतें हैं वो काबिल मजम्मत हैं। उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम ठीक है। और उनको अब ये दौर नहीं रहा, इस तरह के झूठे मुकदमों का अब दौर नहीं रहा। अब इनको पाकिस्तान में से खत्म होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में राजा रियाज साहब ये फरमाया है कि जी मैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर भी बनाना नहीं चाहता था, खुर्शीद शाह ने इसको मरवा दिया और मेरे बेटे से साइन ले ली और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो राजा साहब, आपके ख्याल में जरदारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ है? वो कहना क्या चाह रहे हैं? आपको क्या समझ नहीं, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए सबसे पहले जो नाम दिया था वो आसिफ जरदारी साहब ने दिया था। और उन्होंने कहा था क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पास ज्यादा सीटें हैं, इसलिए शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने का हक बनता है। और इसी तरह बिलावल साहब वजीर खारजा बने और इसी तरह मैं अपोजिशन लीडर बना। तो ये जो चीज़ें थी वो सारी जरदारी साहब के इल्म में थी, जरदारी साहब के नॉलेज में थी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का नाम जो तजवीज़ किया था वो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा राजा रियाज साहब, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो नून लीग है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है आजकल, बड़ी सरगर्म है इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में। सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, बड़ी काफ़ी सरगर्म है। इलेक्टेबल्स क्या पुराने हरीफों तक को गले लगा रही है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, पंजाब में जो IPP से सीट एडजस्टमेंट है उसका नून लीग को क्या फ़ायदा होगा? IPP को फ़ायदा होगा या नून लीग को भी कोई फ़ायदा होगा? इमरान खान की तरह बेवकूफ़ की तरह अकेले जो ना वो फ्लाइंग नहीं करना चाहते, हम अकेले कोई एडवेंचर नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हों, ताकि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुश्किलात हैं और पाकिस्तान जो माशी बहरान है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो आम आदमी आज अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा, इन सारे मसाइल से पाकिस्तान को जो इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है मुल्क के इदारों का, उनको दुरुस्त करने के लिए जितने से ज्यादा लोग ऑन बोर्ड होंगे उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। हम को अकेले सिर्फ नहीं चाहते कि किश्ती में हम अकेले ही सवार हो, हम और लोगों को भी उसमें सवार करके पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गरीब आदमी को रोटी मिले, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, उनके लिए दवाइयाँ ले सके और उसको आराम और सुकून, बिजली के बिलों से निजात मिले और वो आराम से मेहनत मजदूरी करके अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल सके। अच्छा राजा रियाज साहब, एक और चीज़, बड़ी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, अच्छा लग रहा था आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आप डिलीवर भी करें, अगर आपकी हुकूमत आती है। अच्छा, आपकी जमात में टिकट के हवाले से पहले बड़ी खींचातानी चल रही है, खुलकर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ढकी छुपी बात नहीं है। सीट एडजस्टमेंट, इंतखाबी इत्तेहाद से जो पहले से नाराज़ लीगी हैं मज़ीद नाराज़ नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो जाएगा कि उनकी नाराज़गी बढ़ जाएगी, उनके गिले शिकवे इख्तलाफात और हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं। क़यादत जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठा हुआ है, वो हर सीट पर वर्किंग कर रहे हैं। जहाँ पे हम कोई सीटें देंगे उस जगह जो लोग मुतासर होंगे, हमारे पास इंशाल्लाह पंजाब की हुकूमत भी आ रही है, वफाकी हुकूमत भी इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सेटअप आ रहा है। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में और सेनेट में एडजस्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारा मुस्लिम लीग का साथी टिकटों की वजह से नाराज ना हो। ठीक है। अच्छा राजा रियाज साहब, एक अहम चीज़ जो देखी जा रही है, तमाम लोग ये देख रहे हैं कि नून लीग का जो माजी है उसमें इलेक्टेबल्स के हवाले से नून लीग का एक बड़ा, अगर मेरे को सख्त मौक़िफ़ था तो गलत नहीं होगा, फिर क्या होता है जी, मियाँ साहब की वतन वापसी होती है, इलेक्टेबल्स के लिए भी दिल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं,
मगर एहसन इकबाल साहब ने जो नारोवाल वाली सीट पर इलेक्टेबल्स के लिए फिर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो भी आपके सामने है, और आप भी तो इलेक्टेबल्स ही है ना, तो फिर सियासी सरगर्मियों में आप उस तरह से एक्टिव भी नजर नहीं आ रहे, इस तरह होना चाहिए जैसे दीगर लीगी रहनुमा नजर आते हैं, क्या वजह है? जी मैं अपने हल्के में कंपेन कर रहा हूँ और फैसलाबाद मेरा हल्का है, फैसलाबाद शहर में मैं अपने हल्के में हर रोज कंपेन कर रहा हूँ, हल्के में जा रहा हूँ और लोगों से राब्ते कर रहा हूँ। मैंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया है, बोर्ड के सामने अभी जाना है, बोर्ड के सामने जाएंगे, जो बोर्ड फैसला करेगा, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब जो भी फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर होगा। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब से आपका कोई राब्ता हुआ, कोई मुलाकात हुई है अभी तक या नहीं हुई है? जी मैं लंदन में उनको मिला था और मीडिया पे वो चला था, सबने देखा था। उसके बाद पाकिस्तान में मेरी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। अच्छा चले, खैर अपनी इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से राजा साहब कुछ बता दें, किस हल्के से आप लड़ रहे हैं? टिकट तो मिल रहा है ना आपको? जी मैं फैसलाबाद के हल्का NA 104 से, जहां से मैं पहले MNA था पिछले 5 साल, इसी हल्के से मैं 3 दफा MPA रहा हूँ, इस दफा मैं 5 साल MNA रहा हूँ और अब इसी हल्के से मैं MNA का इलेक्शन के लिए मैंने अप्लाई किया है। अगर मुस्लिम लीग की तरफ से टिकट मिला तो इसी हल्के से इंशाल्लाह MNA का इलेक्शन लड़ूंगा और अल्लाह की मेहरबानी से और हल्के के वोटरों की मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला कामयाब हूंगा। आपने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी आपको कंफर्म नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी आपने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब तक पार्टी ऐलान ना करे, जब तक बोर्ड फैसला ना करे, उस वक्त कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा टिकट कंफर्म है। ये फैसला जब तक रिटन ऑर्डर ना हो जाए कि किसको टिकट मिल गया है, उस वक्त तक ये कहना कि मुझे टिकट मिल गया है ये झूठ बोलने के बराबर है। और मैं इस चीज पर तो मिल ही जाना चाहिए टिकट। चले, खैर जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी सियासत में जो भी शख्स आपको मिलेगा वो सब पीपल्स पार्टी की नर्सरी से निकला होगा, तो आप भी उसी नर्सरी के हैं। जरदारी साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। 30 साल पीपल्स पार्टी में रहा हूँ और जरदारी साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, एहतराम की जगह है और उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि काफ़ी सारे लोग पीपल्स पार्टी में रहे हैं और अब पीपल्स पार्टी को छोड़ के मुख्तलिफ जमातों में गए हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है जिनमें से मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों से मुलाकातें करी राजा रियाज साहब, इंतखाबी इत्तेहाद भी हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी से राब्ते की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, सिर्फ तनकीद ही हो रही है दोनों तरफ से। तो ऐसा क्या हो गया? आप तो दोनों पार्टियों को समझते हैं अच्छे तरीके से, उसमें भी रहे हैं, इसमें भी हैं, तो दोनों पार्टियों में इख्तिलाफात इतनी शिद्दत कैसे इख्तियार कर गए? क्या वजह थी? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून काफ़ी सारी सियासी जमातों से राब्ते में है, कईयों से इत्तेहाद हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी क्योंकि खुद वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है वो इस वक्त, और मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के लिए मियां नवाज शरीफ का ऐलान कर चुके हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ से विड्रा कर जाए कि हम वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं हैं और हम वज़ीर आज़म के लिए किसी और बात के आदमी के लिए हमारे रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी से भी राब्ता हो सकता है, पीपल्स पार्टी से भी बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी सिंध में एक मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके पास सीटें भी आएंगी, उनके पास तजर्बा भी है। तो अगर वो अपने आप को वज़ीर आज़म की सीट से विड्रा कर लें तो फिर उनसे भी बातचीत हो सकती है, उनके साथ भी अलायंस हो सकता है। और अगर इलेक्शन से पहले उनके साथ अलायंस ना हुआ तो इलेक्शन के बाद मैं देख रहा हूँ कि शायद उनके साथ भी हमारा अलायंस हो जाए और वफाकी हुकूमत इलेक्शन के बाद जो बने, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हो। अलायंस 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 सबके साथ अलायंस अगर हो जाए, काफ लीग, MQM, GDA, IPP सभी नून लीग के साथ हैं। राजा रियाज साहब अगर बाद में साहब फरमा रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो गया तो अपोजिशन में कौन बैठेगा? बगैर अपोजिशन के जमहूरियत का मजा कैसे आएगा राजा रियाज साहब? जी, जो अपोजिशन में कोई ना कोई आ जाएगा। ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन कौन अलायंस में आता है, कौन अलायंस में नहीं आता। जो मुस्लिम लीग उनके साथ अगर अलायंस कोई जमात ना करेगी, छोटी हो या बड़ी हो, फिर
उनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा और हो सकता है वो पीपल्स पार्टी भी हो जाए, हो सकता है और कोई जमात हो जाए जिस तरह जमात इस्लामी है या कोई और जमात हो सकती है जो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ अताद नहीं करेगी, वो अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जितने बड़े जलसे करती है उतने तो हमारे सुई गैस के इफ्तिताह पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि नून लीग का कोई जलसा हो नहीं रहा, तो क्या आप लोग क्या कोई सुई गैस के इफ्तिताह का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अभी हमारे बोर्ड की मीटिंगें चल रही हैं। 21 अक्टूबर को हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे किया है और अभी हमारी मीटिंगें चल रही हैं। टिकटों के फैसले के बाद हर जिले में नवाज शरीफ जाएंगे और इंशाल्लाह उस जिले में इससे पहले इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे और हर जिले में जाएंगे, हर जिले में हमारे जलसे होंगे और वो एक तारीखी जलसे होंगे। चल हम दुआ करें सब में आपको भी टिकट मिल जाए, आप टिकट के उम्मीदवार हैं, ख्वाहिशमंद हैं, आपको भी नून लीग का टिकट। बहुत शुक्रिया जी राजा रियाज साहब आपके वक्त के लिए। और अब मुझे ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चांडियो साहब, नून लीग बड़ी तनकीद करी आप लोगों पे। अभी आबिद शेर अली साहब ने हाल ही में कहा कि सिंध में ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो भी नवाज शरीफ साहब ने मुतारिफ करवाया और पीपल्स पार्टी तो कराची के लोगों को साफ पानी तक नहीं दे सकी है। कोई जवाब है आपके पास? क्योंकि कराची में मसाइल तो बहरहाल हैं, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, ये तो वाकई हैं। मैं मसाइल से इनकार नहीं करता जहाँ जितनी तारीख पाकिस्तान की है उतनी तारीख सिंध सूबे के साथ वफाक की सियासत की हुकूमत की ज्यादतियों की तारीख है। वहाँ जानबूझ के बनाया गया है। और आबिद शेर अली वाले भी जब बात करते सिर्फ लाहौर की बात करते हैं। पंजाब सिर्फ लाहौर है, अच्छा, जहाँ आप लोगों ने बैठ के जो शहर को बनाया और वो कदीम जमाने से बना हुआ था। हम नहीं कहते कि उसको तरक्की आपने नहीं दी, पर पंजाब पूरा कोई नहीं है। सराइकी बेल्ट में कहीं और नहीं, दूसरे पंजाब में नहीं, सिर्फ लाहौर में। और बाकी बचा आबिद शेर अली साहब, वो नून लीग में इमरान खान है, वो बस उनको बोलना है, उनको जिम्मेदारी ये दी गई है दोस्तों को नाराज करना, गालियाँ देना, गिरी जबान इस्तेमाल करना। मैं तो कभी नहीं चाहता कि इस अंदाज से बैठकर आबिद शेर अली साहब के साथ मुकाबला करूं। मैं उससे मुकाबला कर ही नहीं सकता बोलने का। वो बहुत हाई लेवल के आदमी है, आपने तो खामखा मुझे उनके साथ बिठा दिया है। चलिए जरदारी साहब की बात कर लेते हैं। जरदारी साहब ने कल एक इंटरव्यू में चांडियो साहब ये कहा है कि इलेक्शन अगर 8-10 दिन आगे पीछे भी हो जाएं तो वो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर है। बिलावल कई बार कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में एक दिन की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों का असल मौक़िफ़ है क्या? कहाँ एक दिन की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेगी, 8-10 दिन आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? हमारा मौक़िफ़ दोनों ही दुरुस्त है। ऐसे नहीं कहा आसिफ साहब ने नहीं होने चाहिए, बिलावल साहब ने कहा कि होने चाहिए। आसिफ साहब से पूछा गया है, अच्छा, कई सवाल ऐसे आते हैं जिनके जवाब देने में ऐसे लगता है कि वो मौक़िफ़ वही है कि इंतखाब होने चाहिए। आसिफ साहब ने जो बात की है वो अपनी पसमंजर, किसी बात के पसमंजर में बात की है, तो वो भी कोई गलत बात नहीं की है। दोनों बातें दुरुस्त ही है। ऐसी बात नहीं कि आसिफ साहब ने इंतखाबात करने की ही मुखालफत की है, इंतखाबात को मौखर करने की। चांडियो साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ठीक मुताबिक दोनों बातें ठीक है जी। और भी बहुत आम सवाल चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद है। चांडियो साहब, मुझे ब्रेक पे जाना था। अच्छा चांडियो साहब, नवाज शरीफ साहब को जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में बरी कर दिया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? मेरा है कि बचपन में हम सुनते थे परिंदा आकर बैठेगा, जो मुसाफिर आएगा उसके कांधे पे बैठेगा। हुमा कहते थे, शायद उसको, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, कि जिसके सर पे कांधे पे या सर पे हुमा बैठे वही बादशाह बन जाता। ये भी ऐसा ही मामला है। आजकल हुमा इनके सर पर है, गए थे कैदी बनकर, आए हैं शहंशाह बनकर। तो अगर कोई ऐसी बात है तो हमें तर्जुम हरगिज़ नहीं है। आते ही लग गए सारे जहान की पार्टियों को अपने साथ मिलाने में, तो खौफ क्या है? सिर्फ एक पार्टी के मुकाबले में सारे पाकिस्तान की पार्टियां मिल रही हैं। मसला है क्या? आप खुलकर तो बताएं।
आपको क्या मसला है? चंद अच्छा। महीने पहले पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी के सारे मुखालफिन को मिलाकर पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना चाहते हो। बात तो कभी समझ में आती है, कभी नहीं भी समझ में आती। ये तो मियाँ साहब ही बताएंगे कि अच्छा। राज क्या है, क्या उनकी सोच है, क्या उनसे वादे वईद किए गए, किस मिशन पर आए हैं। क्योंकि वो बड़ी बीमारी में गए थे, वो तो अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती दे दी, वरना बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला थे लोग। सब लोगों ने कहा उनकी जिंदगी को खतरा जाने दो, और पीटीआई हुकूमत ने, मैं तो आफरीन देता हूँ हमेशा पीटीआई की, वो पंजाब में जो वजीर सेहत थी हमारी बहन, उसने तो बड़ा एहतजाज किया कि मियाँ साहब की जिंदगी को खतरा है, इतने बड़े सियासी शख्सियत को जिंदगी को खतरा नहीं होना चाहिए। और वो गए, वो बीमारियां सब खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। और अभी जिस अंदाज से आए हैं, जितनी सहूलियात उनको दे रही हैं, तो मैं समझता हूँ मरियम बीबी के भी अभी जो तहफुजात है वो ख़त्म हो गए। अब तो पलड़े बराबर हो गए, पर एक पलड़े को जो इनका पलड़ा उनको तो और भी भारी कर दिया गया है। अच्छा चांडियो साहब, एक और चीज़, नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी सिंध में हमेशा वो कह रहे हैं सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें सिंध के लिए नून लीग वाले, तो कभी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला बना ही नहीं सिंध में। तो आपको नहीं लगता कि अगर सिंध के हालात इतने अबतर ना होते, इतने बुरे ना होते, तो आपके मुखालिफिन को ऐसे इल्जाम लगाने का मौका नहीं मिलता? बोहतान है, बरसात पड़ रही है, उसके निकाह तक की बातें हो रही है। मियाँ साहब पर जब ये बोहतानों की बारिश पड़ रही थी, तो भी आपको पता क्या रह गया था? आप बताएं। वो चीफ जस्टिस साहब जो थे हमारे साकिब साहब, वो ये सब सिसिलियन माफिया है, ये कौन सा इल्ज़ाम था जो मियाँ साहब पर नहीं आया? आजकल क्योंकि मियाँ साहब को आसरा है, उन्होंने सारी बारिशें इल्ज़ाम की हम पर कर दी है। हमें किसी बात की परेशानी नहीं है। अगर ये 15 साल ज़िया-उल-हक की सपोर्ट के साथ हुकूमत करें तो कारकर्दगी है। हम अगर आमले से लड़ते हुए हुक्मरानी करें तो हमारी वो हकीकत नहीं, हमारी कारकर्दगी नहीं बनती। इन्होंने वहाँ बैठ के बातें की है, सिर्फ एक पंजाब के एक शहर की। हम कहते आए सिंध में, हम बताते हैं, कई हम जगह बताते हैं, पर आपको तो मुकाबला करना ही नहीं चाहिए। आप तो सेहत के मामले में भी जो हमारे मंसूबे, जो हमारी स्कीम है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने क्या NICVD की तरह एक कौन सा प्रोग्राम है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कैसे मुकाबला करेगी? अब आप जाकर मिट्टी में देखें, मिट्टी की जितने कसमपुरसी वाली ज़बान शहर में कैसा सेहत के इंतजाम हैं। अब आपको इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन लोग जानते, सिंध के लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की वजह से ही सिंध में मकबूल है, और सिंध में मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, सिंध में कोई पीपल्स पार्टी का फिलहाल तो मुझे तो नमल बदल नजर नहीं आता। जिनको भी नमल बदल जाहिर करते हैं वो अपनी सीट ही हार जाते हैं। और सारे इत्तेहाद किए हैं, आप देखें, MQ को मिलाया है, कौम परस्तों को मिलाया है, मजहबी शख्सियात को मिलाया है, हता कि हमारे बुजुर्ग मौलाना साहब को भी उनको मिला लिया है। क्या इन्होंने छोड़ा है? सब जमाने भर को मिलाकर हमसे मुकाबला कर रहे हैं। चलो आगे देखेंगे, हमारा भरोसा अल्लाह पर है। अच्छा चांडियो और आवाम साहब, की शऊर ठीक पर है। चलिए चांडियो साहब, जरा ये ठीक है, जरा हौसला रखें। चांडियो साहब, ये जरदारी साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि जी मैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर भी नहीं बनाना चाहता था, खुर्शीद शाह ने इसको मरवा दिया, मेरे बेटे से साइन ले लिए, मैं कुछ कर नहीं सकता था। जबकि उससे पहले एक और इंटरव्यू में वो ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनाया। तो एक ही लीडर की जानिब से इतने मुतज़ाद बयानात, 180 डिग्री का ये जो चेंज शिफ्ट, अजीब सा लगता है। क्या वजह है? पहले कुछ और कह रहे हैं, फिर कुछ और कह रहे हैं, और एक ही शख्सियत दो बातें कह रही है। वजह नहीं लगता पाकिस्तान के हालात में नहीं है। हालात जिस तेजी से बदलते हैं, अच्छा, जिस तेजी से फैसले भी करने पड़ते हैं, आप देख ले। हमने कहा हम नहीं हुकूमत में जाते, हुकूमत में जाना भी पड़ गया। हालात ऐसे थे। खान साहब ने जो कैफियत पैदा की थी उसमें तमाम जमायतें शरीक हो गई, लाख इख्तलाफात के बावजूद भी। जरदारी साहब ने कोई गलत बात नहीं की है, हम ठीक ही बात कर रहे हैं। और खुर्शीद शाह साहब भी जिम्मेदार सियासत लीडर है पीपल्स पार्टी के, ऐसी तो कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आसिफ साहब का बयान पॉलिसी बयान है, उनके बयान पे मैं तबसरा नहीं कर सकता।
ठीक है। अच्छा चांडियो साहब, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा एक्टिव है इंतखाबात के लिए, जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कोई इंतखाबात नहीं चाहते, हालांकि सबसे ज़्यादा एक्टिव सरगर्म वो हैं, दीगर जमातों से मुलाकातें कर रही हैं, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं। तो क्या आप लोग भी दीगर जमातों से राब्ते में हैं या बगैर किसी तरह के सोलो फ्लाइट लेनी है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने का इरादा है अकेले? दरवाजों पे दस्तक दे रही है, वो अपने मकसद के लिए सबको अपना बुजुर्ग बना लेती है और फिर वक्त आने पर उनको भूल भी जाते हैं। मिन्नतें करके एमक्यूएम को मिलाया था, फिर एमक्यूएम के वज़रा चीखते चिल्लाते भाग गए। मिन्नतें करके कौम परस्तों को मिलाया, वो भाग गए। इतना गुस्सा नून लीग पे चांडियो साहब के आपको? साथ मेरे कराची के लीडर अब्दुल हकीम बलोच साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब, इतना मोहतरम मुकर्रम बलोच लीडर, वो जाकर शामिल हुए मुस्लिम लीग नून में, भागकर जान छुड़ाई। उन्होंने तो कहा कि नून लीग में दूसरे सूबों के, खास तौर पे सिंध और बलोचिस्तान के आदमियों की तो जगह ही नहीं है। ये कहे कि हम कौमी जमायत है, लेकिन नून लीग कौमी जमायत नहीं है। नून लीग इलाकाई सोच रखती है। नून लीग की सारी पॉलिसियां इलाकाई होती है। इतनी बार हुकूमत में रहे, क्या इतनी बड़ी जमात है, आपने उसको इलाकाई जमात कह दिया, क्या स्कीम दी है? कोयले को किसने रोका? आप फख्र कर रहे हैं, कितनी गलत बयानी है कि कोयला मियाँ साहब का कारनामा है। कोयले की स्कीम बेनजीर साहबा का कारनामा है। कोयले के स्कीम को अमली जामा पहनाने में आसिफ जरदारी साहब का हाथ है। इन्होंने तो 3 बार उसको रोका। अच्छा। केटी बंदर में पावर का जो स्कीम दी गई, उसको किसने रोका है? अब भी सारे में स्कीमें सिंध के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है। सिंध, इनकी सियासत में सिंध और बलूचिस्तान की कोई जगह नहीं बनती। हाँ, कहने को भले कुछ भी कहते रहे। अमन बताए ना, जो काम इन्होंने लाहौर में किया है, किसी और पंजाब के पसमानदा इलाके में क्या किया है इन्होंने, आप बताया। सराइकी बेल्ट में कारनामा, इतने बड़े बनते मेमार हैं पंजाब के, क्यों सराइकी बेल्ट पंजाब नहीं है? क्यों सिंध पाकिस्तान नहीं है? बलोचिस्तान पाकिस्तान नहीं है? इनका फोकस ही वहाँ होता है जहाँ जीतेंगे तो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। अभी भी ऐसा ही है। अब वो मैदान से छिन गया है। अब अकेले अगर पंजाब में जीत सकते ना और हुकूमत बनाते तो किसी पार्टी को नहीं मिलाते, पर अब पंजाब इनके हाथों से निकल गया है। अब थोड़ा बहुत बचा है, उस साथ को मिलाने बचाने के लिए सारे पाकिस्तान की पार्टियां मिलाकर आना चाहते हैं। हुकूमत में तो लाना अल्लाह का अख्तियार है, लेकिन अवाम की तरफ से इनको कोई ख़ास मौसर जवाब क्या कहेंगे, हाँ में कोई कुछ नहीं कहा गया। ये तो मायूसी में है, सारे लोगों को फिर मिला रहे हैं। यही एमक्यूएम को मिला। अभी आप देख लेंगे ना, एमक्यूएम मिलेगी और 6 महीने के बाद जो एमक्यूएम बात करेगी, कॉम्परस मिलेंगे 6 महीने के बाद जो कॉम्परस बात करेंगे। इनका काम निकलिया। बड़ा अच्छा जरदारी साहब का जुमला मेरे को याद आ रहा है कि काम होता है तो पाँव पड़ते हैं, काम नहीं होगा तो गले पड़ते हैं। तो ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन ज्यादा अरसा ये किस इत्तेहादी को ज्यादा अरसा रख सके? चौधरी शुजात साहब के साथ 16 महीने हुकूमत करने के बाद जरदारी साहब को जुमला याद क्यों आ रहा है? कैसा था, फिर क्या हुआ? लेकिन अभी काम पड़ गया है। जब हुकूमत में कटे थे ऐसे जुमले याद नहीं आते थे चांडियो साहब? और आए भी, मैं तो कहता हूँ बन के कैदी गए हो, आए हो शेरशाह बनकर, तो वो वजह तो होगी। अब उस वजह को पूरा करने के लिए पूरे पाकिस्तान की पार्टी को बुला रहे हैं। भी सुन लें, देखिए अल्लाह क्या करता है। चले आगे चलते हैं। चले चांडियो साहब, आप तो मेरे ख्याल से बहुत ही गुस्से में आज नून लीग की तरफ आपकी जो तोपों का रुख है। चांडियो साहब, कल नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब अजाले का वक्त आ गया, तो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आपको क्या लगता है कि अजाले से क्या मुराद है उनकी? उन्होंने कहा अजाले का वक्त आ गया। अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। तमाम लीडरान को मैं कहता हूँ, मैं मियाँ साहब के नहीं कह रहा हूँ, तमाम लीडरान को जो हुकूमतों में आते हैं उनको अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे कि आवाम के साथ तकलीफों का जो सिलसिला रहा है उसका अजाला करें। लेकिन मुझे खुशफहमी में कोई नहीं मियाँ साहब के लिए। एक सूबे के कारकुन की हैसियत से और सिंध बलोचिस्तान को करीब से देखने वाले कारकुन के हैसियत से मुझे कोई खुशफहमी मियाँ साहब की सियासत के लिए नहीं है। आएंगे ये वही रहेंगे। इनका बदलना एक मौसम होती है आदमी के बदलने की। अच्छा, वो मौसम क्रॉस करे तो फिर आदमी बदलता नहीं है। ऐसे ही जैसे लकड़ी के मोड़ने का एक टाइम है, लेकिन उस टाइम के बाद लकड़ी को मोड़ोगे तो लकड़ी टूट जाएगी। मियाँ साहब मोड़ने वाली मौके पर नहीं है। अब इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उनके मिजाज में
छोटे सूबों के साथ रब्त रखना, उनकी बेहतरी करना, कोई नहीं उनके अंदर सूबे में। ठीक है मौलाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद मोहम्मद अली साहब। वेलकम बैक नाजरीन। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस KPK और बलूचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज़्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह आपने हवाला दिया, मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी मेरी ये अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के उन तमाम अफसरों और जवानों को खराज अकीदत पेश करूँ जो कि रोज़ाना अपने सर पर की बाजी लगा के हमारी सलामती को इंश्योर करते हैं। उनकी कुर्बानियों को हम कभी भी बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, और उन्हीं की वजह से हम रात को चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त नई लहर आई है, यकीनन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का सफ़र तय करे, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपके तवज्जो से मुख्तसर मैं ये बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज या इंटेलिजेंस इदारों की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी की जंग है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे तमाम कौम, हमारी तमाम अवाम, हमारी सियासी जमातें और हमारे सिविलियन इदारे मिलकर फ़ौज के शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम इस अफरियत का एक फ़ैसला अंदाज में कला कमा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मुख्तसर मैं इस हवाले से अवाम को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये जंग बैक वक्त 4 महाजों पे लड़ी जा रही है। एक तो जंगी महाज है जो कि काइनेटिक डायमेंशन है, जिसका आप जानते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो शहादतें हुई हैं उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई, और उसमें कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है डॉक्टर फिजा, वो नजरियाती पहलू है। जी जी। और आप जानते हैं कि उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। लेकिन ये जो पैगाम पाकिस्तान के तहत तमाम मकातब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा थे, उन्होंने वाशिगाफ अंदाज में दहशतगर्दी को इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी और हराम करार दिया था। ये बात आपके तवज्जुह से मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को जानना ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इनको हम बिल्कुल भी हमें अपनी सफ़ों में जगह नहीं देनी चाहिए। जो दूसरा पहलू है वो सिफारती है, और थोड़ा तकलीफ इस वजह से है क्योंकि बदस्तूर आप जानती हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। और ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दफ्तर खारजा में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने अफगान नाज़िमुल उमूर को अब से थोड़ी देर पहले तलब किया है, और उनको बहुत सख्त दिमाश दिया है कि जो इसमें लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ताकि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ये उसका सिफारती पहलू है। तीसरा पहलू जो है वो बदकिस्मती से कानूनी है, और आजकल जैसा कि आप जानती हैं कि एक गैर ज़रूरी बहस पाकिस्तान में छिड़ी हुई है कि जी फौजी अदालतों को ख़त्म होना चाहिए। हालांकि हकीकत ये है कि पिछले 22 साल के दौरान जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका हमारी जो सिविलियन अदलिया है बदकिस्मती से वो कला कमा करने और कानूनी चाराजोई के जरिए उनको कैफरे किरदार में तक पहुंचाने में नाकाम नजर आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फौरी और ट्रांसपेरेंट अंदाज में जो फौजी अदालतें हैं
वो इन दहशतगर्दों को सजाएं दें, ताकि इनको न सिर्फ कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके, बल्कि एक मिसाल बनाया जा सके हमारे दुश्मनों के लिए। और जो चौथा पहलू ठीक। क्विकली में शेयर कर लूँ, वो है इसका जी। माशी पहलू भी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो मौजूदा इकदामात उठाए जा रहे हैं फ़ौज और हुकूमत की जानिब से कि स्मगलिंग और ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा किया जाए, वो भी दहशतगर्दी के हवाले से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो माली मावनत है वो इन्हीं ज़राए से की जाती है दहशतगर्द तंजीमों की। और आखिरी बात यह है कि इससे ये बात साबित हो जाती है कि हमारे मुल्क में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनको अपने मुल्क रवाना करना पाकिस्तान की कौमी सलामती की अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जंग सिर्फ फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी ने तनहा नहीं लड़नी, हर पाकिस्तानी ने इसमें अपना हिस्सा डालना है। और खुसूसन इलेक्शन से पहले वो सियासी अनासिर और जमातें जो कि एक गैर मुहतात और गैर जिम्मेदाराना बयानिया मुरतब करने की कोशिश कर रही हैं गैर कानूनी अफगानियों के वतन वापसी के हवाले से, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो तकाजे हैं उनको वो मद्देनज़र रखें और शॉर्ट टर्म सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के जो मकासद हैं उनको बालाए ताक न रखें। ठीक ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये जो अमन अमान की सूरत हाल है इस वक्त, इस पर कुछ सियासी जमातों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपके मुताबिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें ऑब्वियसली उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इस वक्त के आप जानती हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक जामिया और फैसला कुन अंदाज में खात्मा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस मौके पे कोई ऐसा बयानिया मुरतब करना जिसके तहत जो गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम हैं उनकी हमदर्दी के ढोंग में, उसके गाब में अगर दहशतगर्दी को कोई तक़वियत मिल सके या उनको पनाह मिल सके, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी के से मुतरादिफ होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एथनिक पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल भी इस अंदाज में ना करें कि हमारे कौमी मफादात और कौमी सलामती पे हर्फ आए। बल्कि मैं एक छोटी सी बात और करता चलूँ कि ये देखिए, बाज़ दफ़ा एक गैर मुहताज बयानिया ये बनाया जाता है कि देखिए जी, मुख्तलिफ जगह चेक पोस्ट बना दी जाती हैं और लोगों की बार बार चेकिंग की जाती है, उनके कन्वीनियंस और सहूलत में असर पड़ता है। लेकिन जब खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर तमाम तर इल्ज़ाम हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और फौज पर धर दिया जाता है कि देखें जी, यहाँ तो सिक्योरिटी बड़ी कमज़ोर है। तो मैं समझता हूँ एक जिम्मेदाराना तर्ज अमल हमारी सियासी जमातों को, हमारे सिविलियन इदारों को और मीडिया को अपनाना चाहिए। देखिए, ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और पोस्ट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आज भी ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट ना होती तो जितना नुकसान आज हुआ है शायद खुदा ना करे इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मुल्क के हालात में हमारे जो तमाम कौम और सियासी जमातें हैं और मीडिया हैं उनको फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए शाना बशाना, और कोई गैर ज़रूरी और गैर मुहतात बयानिए को अवाम तक नहीं पहुँचाना चाहिए जिसका फ़ायदा या हमदर्दी के एतबार से हमारे दुश्मन जो हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, वो सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें। ठीक। अच्छा, जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये खुदा न ख्वास्ता मज़ीद ख़राब ना हो, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हम देख रहे हैं मोहम्मद अली साहब हर महाज पर मुल्क व कौम का दिफा कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जानों के नजराने पेश कर रही हैं। तो अब आने वाले इंतखाबात में भी इनकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। आपके ख्याल में इनकी खिदमात कितनी अहमियत की हामिल हैं? देखिए, सलामती तो मैं समझता हूँ किसी भी रियासत की सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। जब तक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योर इन्वायरमेंट ना हो तो मैं समझता हूँ कि माशी तरक्की हो सकती है, ना कोई और काम, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना आप तिजारत कर सकते हैं, ना नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन कौमी सलामती की जो तरजीहात हैं इसका हम एक संजीदा अंदाज में इदराक और एहसास करें। और मैं आपके तवज्जुह से सबसे इम्पोर्टेंट रोल मैं समझता हूँ मीडिया का है कि वो इस वक्त एक बहुत मुहतात कौमी और इत्तेहाद और हौसले और अज़्म का जो पैगाम है वो कौम तक पहुँचाए, और जो हमारे
दरमियान इख्तिलाफात हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बजा होंगे, लेकिन उनको कौमी सलामती के जो तकाज़े हैं, कौमी मफादात हैं और हसास तरीन जो मामलात हैं, खुसूसन जब हमारे फ़ौजी जवान और अफसरान रोज़ाना इतनी बड़े पैमाने पे कुर्बानियाँ और शहादतें पेश कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ न सिर्फ नज़रियाती बल्कि एक इखलाकी ज़िम्मेदारी हर पाकिस्तानी पे आयद होती है कि वो न सिर्फ उसका एहतराम करें, उसको वैल्यू करें, बल्कि उनके शाना बशाना खड़े हों, ताकि हम ये जंग, ये फौज के साथ मुल्क और कौम का हर इदारा, हर शहरी, हर पाकिस्तानी मिलकर फैसला कुन अंदाज में जीत सके। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।